हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज के हमारे जो एमसीक्यू है वो है कोगुलेशन के बारे में। यानी कि जब हम कोगुलेशन में कोई भी सैंपल लेते हैं तो कौन कौन से सावधानी हमें रखने चाहिए और किस में सैंपल लिया जाता है और कैसे हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। और उसके लिए हम कौन कौन से वेस्ट गार्ड रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सब पूरी वीडियो इसके अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो के प्रति तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इन कोगुलेशन टेस्टिंग, ठीक है। कोगुलेशन टेस्टिंग जो हम करते हैं उसके अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को इंटरफेयर करते हैं। हेमोलाइसिस, स्टेरिसिटी, लाइपेमिसिटी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपका सैंपल अगर हेमोलाइज होता है तो कोई भी सैंपल आपका कोगुलेशन होगा, अगर वो हाईली हेमोलाइज होता है तो आपका कैंसिल हो जाता है, उसमें रिपीट कर देते हो सैंपल को, उसमें कोई प्रोसेस नहीं करते हैं। जिस सैंपल में हाई बिलिरुबिन होता है, किसी पेशेंट को हाईली बिलिरुबिन होता है उसको भी उसमें भी इंटरफेयर हो जाता है आपके वैल्यू में। और हाईली लाइपेमिक यानी किसी भी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई होता है, सैंपल बिल्कुल आपको वाइटिश दिखाई दे रहा है सैंपल सीरम जो होता है आपको उसमें, तो उस ये सब चीज़ें आपके कोगुलेशन के अंदर प्रोफाइल जो भी टेस्ट करते हैं उसके अंदर आपके में इंटरफेयर करते हैं। तो हमारी तरफ से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ट्यूब इज यूज फॉर कोगुलेशन कलेक्शन इन कोगुलेशन टेस्टिंग, ठीक है। कोई भी हम टेस्ट कोगुलेशन करते हैं तो कौन से ट्यूब हमारे पास है, एंटी कोगुलेंट की ट्यूब जो होती है उसमें यूज़ करते हैं। 3.8% सोडियम साइट्रेट लाइट ब्लू ट्यूब या 3.2% सोडियम साइट्रेट लाइट ब्लू ट्यूब, ठीक है। तो ये दो साइट्रेट होते हैं। देखो, एक तो 3.8 सोडियम साइट्रेट हम लोग ESR में यूज करते हैं और एक हमारा कोगुलेशन यानी कि PTA-PTT ट्यूब में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कितने परसेंटेज कोगुलेशन एंटी कोगुलेंट यूज किया जाता है, क्या उसका रेशियो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्टली एग्जाम्स में ये मिलता है आपको ज़्यादा। अगर इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि भाई PT का क्या रेशियो होता है और ESR का क्या रेशियो होता है, कितने परसेंटेज यूज किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये आप एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सैंपल कोगुलेशन का सिरिंज से लेना है तो आप उसके अंदर कितना ml डालेंगे सोडियम साइट्रेट और कितने ml आप उसके अंदर ब्लड डालेंगे सिरिंज से लेने के बाद, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर आपको मैनुअल लेना पड़ जाता है विदाउट वैक्यूटेनर के, आपके पास वैक्यूटेनर नहीं है, 2 ml की सिरिंज है आपके पास में, ठीक है, 5 ml की सिरिंज है आपके पास, और आपको एक आपके पास में बड़ी बोतल है उसके अंदर सोडियम साइट्रेट है, तो उसमें आप कितना साइट्रेट लेंगे आपका 1:9:1 का रेशियो बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। इसके अंदर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3.2% सोडियम साइट्रेट जो होता है इसको यूज करते हैं। What must be the ratio of a whole blood to anticoagulant for coagulation studies? अभी मैंने आपको बताया है कोगुलेशन स्टडीज के लिए आपका क्या रेशियो होता है, ठीक है। 1:0.9 9:0.1 बोथ ऑफ द अबव एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हमारा जो कोगुलेशन के लिए क्या रेशियो होता है ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ESR जो होता है उसमें भी ये सेम एंटी कोगुलेंट यूज करते हैं, उसका जो रेशियो होती है ESR का वो होता है 1:4 का, ठीक है। एक पार्ट आपका एंटी कोगुलेंट के 4 पार्ट आपके ब्लड के, ठीक है। उसके अंदर हम यूज करते हैं 3.8% सोडियम साइट्रेट, लेकिन जो हमारा ये है इसके अंदर हम करते हैं 3.2% सोडियम साइट्रेट, ठीक है। और जो रेशियो होता है आपका वो हो जाएगा 9:1। ये हमारा इसका रेशियो हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ ISI, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज इंडेक्स, इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, इंटरनेशनल स्टेट इंडेक्स, इंडियन सेंसिटिविटी इंडेक्स। जो भी हम PT का टेस्ट लगाते हैं आपको उसके अंदर देखते हैं हम लोग INR देते हैं, ISI होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ISI जो होता है ये आपको मैन्युफैक्चर होता है, जो भी कंपनी का आप रिजेंट यूज करते हैं उसके बोतल पे लिखा होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है, आपको इसको खुद बनाना नहीं पड़ता। तो ये आपको मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है रिजेंट की एक्यूरेसी के लिए। तो ये आपको आपकी जो बोतल होता है रिजेंट की उस बोतल के ऊपर लिखा मिलेगा, और INR जो होते हैं वो हम लोग खुद निकालते हैं, ठीक है। अगर हम PT के जब भी टेस्ट लगाते हैं तो उसमें, तो अगर आपको PT के बारे में पढ़ना है तो इसको वीडियो आपको एंड में इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। मैंने उसके बारे में पूरी डिटेल बता रखी है, PT के लिए कैसे सैंपल लेते हैं और कब PT इंक्रीज आता है, कब PT डिक्रीज होता है, किन किन कारणों में, पूरी डिटेल्स है उसकी वीडियो के अंदर, आप देख लीजिएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। इन PPP द प्लेटेड काउंट शुड बी लेस देन। PPP क्या होता है, ठीक है। PPP क्या होता है आपको मैं आगे बताऊंगा, और कैसे इसको बनाया जाता है पूरी अब डिटेल आपको बताऊंगा। जब भी हम किसी भी PT APTT का सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर हम प्लेटेड काउंट चेक करते हैं, ठीक है। आप किसी भी बड़ी लैब में काम करेंगे
तो उसके अंदर देखना आपको जो NABL लैबे होते हैं, नॉन NABL लैब में फिर भी यूज़ नहीं करते होंगे, पर जो NABL एक्रेडिटेड लैबे होते हैं, कैप एक्रेडिटेड लैब होती हैं, उन सब के अंदर ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है। आपके पास जो PTA सैंपल आते हैं उनका जो प्लेटेड काउंट होते हैं वो लेस देन 10,000 होते हैं, ठीक है। 10,000 से नीचे उसके अंदर प्लेटेड काउंट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो सैंपल आपका रिजेक्ट होगा, उसके अंदर रिजल्ट आपका सही नहीं आता है। रिजेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कोगुलेशन सैंपल, कोगुलेशन आएगा यहाँ पे ये। तो किन कंडीशन हम सैंपल रिजेक्ट कर देते हैं, देखिए हेमोलाइसिस सैंपल हाँ जी रिजेक्ट होता है। मोर देन 10% अंडर फिल्ड, अगर आपकी ट्यूब है उसके अंदर जो मार्किंग होती है उस मार्किंग तक आपको सैंपल लेता है। अदर जो ट्यूब होती है आपकी SST होती है, किसी और दूसरे प्रोफाइल की ट्यूब होती है, उसमें आप कम सैंपल ले सकते हैं। बट कोगुलेशन के अंदर और EDTA ट्यूब के अंदर आपको फिक्स सैंपल लेना होता है, क्योंकि ये इनके अंदर जो एंटी कोगुलेंट होता है ना वो एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डला होता है। अगर आपको उतनी ही वॉल्यूम उस सैंपल के अंदर आपको लेनी होती है ट्यूब के अंदर, तो उसमें फ़र्क आ जाता है आपकी वैल्यू में। मोर देन 10% अंडर फिल्ड, अगर आपकी ट्यूब 10% से कम उसके अंदर वो होगी ब्लड होगा तो, या मोर देन 15% ओवर फिल्ड ट्यूब, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा ट्यूब भर रखी है, आपने सिरिंज से लिया 5 ml और 4 ml की आपकी ट्यूब, आपने उसके अंदर 4.5 ml डाल दिया या 5 ml आपने फुल करके उसके अंदर मिक्स कर दिया, आपका सैंपल क्लोट नहीं होगा, बट क्या होता है रिजल्ट आपका उसके अंदर सही नहीं आएगा। या तो कम भी आ सकती है वैल्यू, ज़्यादा भी आ सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें कभी भी ना करें। एंटी कोगुलेंट PTA PTT सैंपल्स, कोगुलेशन के सैंपल जो होते हैं वो प्रॉपरली हिसाब से आपको लेने चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हीमोलाइसिस में लीड टू खालिस्तान फाइब्रोजन लेवल, अगर हम फाइब्रोजन का टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपका सैंपल हीमोलाइसिस है, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, फास्टली इंक्रीज आएगा, फास्ट डिक्रीज आएगा। हीमोलाइसिस सैंपल होता है तो उसके अंदर हमारे क्या आएगा रिजल्ट, फास्टली डिक्रीज आएगा। If the sample is not getting tested within 4 hours of collection, तो it is mandatory to make PPP प्लेटेड पुअर प्लाज्मा। अभी लास्ट मैंने बताया था अब PPP क्या होता है, प्लेटेड पुअर प्लाज्मा होता है ये। एंड देन शिप द सैंपल्स, ठीक है। प्लेटेड पुअर प्लाज्मा कैसे बनाया जाता है आपको मैं बताता हूँ। जब भी हम किसी भी PTA PTT का सैंपल लेते हैं उसको विदिन 1 आवर के अंदर प्रोसेस करना होता है। अगर आपका सैंपल कहीं दूसरी लैब में जा रहा है, लंबे टाइम में लगेगा उसको पहुँचने में, तो आपको PPP बनाना होता है उसका। तो PPP कैसे बनाते हैं हम लोग, कम से कम 3000 से RPM पे आपको सैंपल को 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना होता है ट्यूब को, ठीक है। 10 मिनट के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम उसको सुपरनेटेंट जो होता है वो दूसरी ट्यूब के अंदर उसको पोर कर लेते हैं, पलट लेते हैं दूसरी ट्यूब के अंदर सुपरनेटेंट हिस्से को, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से हम 3600 RPM या 3700 RPM के लिए 10 मिनट के लिए फिर से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको दूसरी ट्यूब में पलटते हैं। उसके बाद हम उसका प्लेटेड चेक करते हैं। मोस्टली हर सैंपल का चेक करना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं तो दिन में 1 या 2 सैंपल का ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूज हम उसको करने लग रहे हैं जितने RPM पे, वो हमारे सैंपल प्रॉपरली उसमें PPP बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, ये ज़रूर चेक करना होता है। किसी 2-3 सैंपल होगा, ठीक है, तो वो आपको अगले ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज करें, उसको सुपरनेट को पलट के उसको प्रॉपर लेबलिंग, मार्किंग, पेशेंट का बारकोड नंबर, एज वगैरह सबको प्रॉपर लेबलिंग करके उसको आइस पैक के साथ में आपको भेजना होता है। कैसे पैक करना तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें कैसे पैक करना होता है। पर ये आपका PPP कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये मोस्टली क्वेश्चन होता है इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं। इसका जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा हमारा ट्रू। इन सैंपल ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स कोगुलेशन सैंपल मस्ट बी पुट, अभी मैंने बताया था कि सैंपल को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन ड्राई आइस बिटवीन 2 फ्रोजन जेल पैक एंड बोथ, ठीक है। जो हमारा कोगुलेशन का सैंपल्स होता है, D डाइमर का होता है, PTA PTT जो भी होते हैं उनको हम कैसे पैक करके भेजेंगे। या तो आप सैंपल प्रॉपर लेबलिंग होती है, जिप लॉक के अंदर डला हुआ उसके अंदर आप आइस पैक ड्राई आइस डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जो जेल पैक होते हैं वो जेल पैक रखिए, उनके बीच में सैंपल रखिए, उनके ऊपर ये जेल पैक के ऊपर आपको एक स्पंज रखना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर सैंपल, उसके बाद फिर स्पंज, फिर उसके ऊपर जेल पैक, इस तरह से लगा के उनको प्रॉपरली पैक करके ट्रांसपोर्ट थर्माकोल के जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर उनको पैक करके भेजा जाता है। हाउ मैनी इवोल्यूशन क्राइटेरिया आर देयर इन वेस्ट गार्ड रूल, वेस्ट गार्ड रूल क्या होता है, ठीक है, ये बहुत से इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी आप बड़ी लेबोरेटरी में काम करते हैं तो वहाँ पे वेस्ट गार्ड रूल, बायोकेमिस्ट्री में, हिमेटोलॉजी में, इम्यूनोस्टे में, हर डिपार्टमेंट के अंदर वेस्ट गार्ड रूल्स फॉलो किए जाते हैं, मोलिकुलर वगैरह में हर जगह पे। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वेस्ट गार्ड रूल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं NABL लैबों में, और कौन से उसके अंदर रैंडम एरर होती है, रिजेक्शन एरर्स होते हैं, कौन से रिजेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, उनको अगर कुछ फेल हो जाता है तो उनको कैसे हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेते हैं,
ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्लीज़ इसके बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल की मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी बच्चों ने पसंद किया था, तो उसके ऊपर मैं क्वालिटी कंट्रोल की पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं वेस्ट गार्ड रूल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरे को। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि प्लीज़ मेक वीडियो अबाउट क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में, तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स होगी। क्वालिटी कंट्रोल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, करेक्टिव एक्शंस क्या लिया जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो भी हमारे कोगुलेशन के अंदर एवोल्यूशन जो फॉलो किए जाते हैं वो होता है हमारे, जैसे हमारे 1/2 HD होता है, 10x होते हैं, 2/2 HD होते हैं, 1/3 HD होता है, R4 HD होते हैं, 4/1 HD होती है। ये सभी रूल्स होते हैं। अब इनके अंदर हमारा कौन सा रैंडम एरर होती है, कौन सा सिस्टमेटिक एरर होती है, कब वार्निंग रूल होता है, कब रिजेक्शन होता है, ये पूरी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये था हमारा, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कोगुलेशन के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें से हम देख लेते हैं हमारे सही क्या। हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हमारे ओके हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अपने पास में, आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा। और किसी भी कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है, कोई सवाल है आपके मन में, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को गाइस, प्लीज़। थैंक यू।